देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के ठीक 9 बज चुके थे। सीकर शहर की दूरी अभी 50 किलोमीटर थी। सुधाकर को घर जाने की आज जितनी जल्दी थी, ये कमबख्त कार खराब हो जाने की वजह से उतनी ही देरी हो रही थी। शायद फ्यूल टैंक में कोई समस्या आ गई थी। इस वजह से थोड़ा सा चलने के बाद कार बंद हो रही थी। वो ऑफिस के एक ज़रूरी इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने के लिए अपने शहर सीकर से जयपुर गया था, जहां से लौटते वक्त अंधेरा हो चुका था। घर से पत्नी मोहिनी और बेटे हर्षित का अब तक कई बार कॉल आ चुका था। दोनों शहरों के बीच में एक आध कस्बा और कुछ छोटे छोटे गांव ही पड़ते थे, जिनमें कार मैकेनिक इस समय में मिलना तो असंभव ही था। तभी फिर से तेज झटके के साथ कार बंद हो गई और इस बार तो लाख कोशिशों के बावजूद भी कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहे थे। सुधाकर झुंझला उठा। समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। जब कार का बोनट खोलकर उसमें कारीगरी करने के हर कोशिश में वो नाकामयाब रहा, तो आते जाते गाड़ियों को हाथ देकर रोकना चाहा। पर अंधेरी रात में किसी अनजान की मदद भी आज के ज़माने में हर कोई नहीं करता। कोई विकल्प ना देखकर अब सुधाकर ने अपने दोस्त चंद्रकांत शास्त्री को कॉल किया। चंद्रकांत ने शहर में मैकेनिक लेकर जल्दी ही सुधाकर के पास आने का वायदा किया और सुधाकर की हिम्मत बंधाई। चंद्रकांत और सुधाकर बचपन के दोस्त हैं। चंद्रकांत एक विशुद्ध ब्राह्मण परिवार से था और वेद पुराण तंत्र इन सब चीज़ों को उसे अच्छे से मालूम था। वर्तमान में वो सीकर से ही आत्माओं का अस्तित्व इस विषय पर पीएचडी के लिए शोध कर रहा था। सुधाकर के लिए ये विषय सिर्फ एक बकवास था। वो आत्मा, भूत प्रेत इन सब चीज़ों को बस कुछ धर्म के ठेकेदारों द्वारा अपने निजी फायदे के लिए उड़ाई गई अफवाह मात्र मानता था। दोनों के बीच इस मुद्दे पर काफ़ी बहस भी होती थी। जब सुधाकर चंद्रकांत से प्रूफ दिखाने को कहता, तो शांत और गंभीर स्वभाव वाला चंद्रकांत वक्त आने पर सब कुछ बता देगा ये बोलता। अच्छी बात ये थी कि इस मुश्किल घड़ी में कम से कम फ़ोन तो साथ दे रहा था। सुधाकर ने अपनी व्हाट्सएप लोकेशन चंद्रकांत के साथ शेयर कर दी और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। मई के महीने में तपती हुई रेत राजस्थान को और ज़्यादा गर्म कर देती है। यही वजह है कि रात के समय भी सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी कम ही रहती है। आज अमावस्या थी। लगभग सुनसान सी सड़क पर घनघोर काले अंधेरे में पेड़ के पत्तों से टकराकर चलने वाली हवा माहौल में एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी। सामने से आते हुए किसी वाहन से कोई हादसा न हो जाए, इस आशंका से सुधाकर ने सड़क के किनारे एक कोने में गाड़ी खड़ी कर साइड लाइट को ऑन करके लॉक कर दिया था। पसीने से तरबतर और प्यास से बेहाल सुधाकर ने कार में पानी की बोतल को एक बार फिर से उठाकर देखा। बोतल में एक बूंद भी पानी नहीं था। सुधाकर ने मोबाइल में मैप से सर्च किया तो पता चला कि 7 किलोमीटर आगे पलसाना कस्बा है। उसके अलावा कोई और रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप भी आसपास नहीं था। व्हाट्सएप की लोकेशन शेयरिंग पर जाकर देखा तो पता चला कि चंद्रकांत को आने में अभी लगभग 1 घंटा लगने वाला है। पानी की तलाश में सुधाकर बेचैन सा सड़क के आसपास टहलने लगा। जयपुर से सीकर के बीच NH 52 के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में
वीरान हो चुकी पुरानी हवेलियां, किले और दूसरी पुरानी इमारतों के खंडर मौजूद हैं। सर्दियों के दिनों में तो यहाँ काफ़ी लोग आते रहते हैं, पर राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी को झेलने का साहस हर कोई नहीं कर पाता, तो गर्मी के मौसम में यहाँ आना जाना बंद ही रहता है। ऐसे ही एक पुरानी हवेली की ओर जाने का इशारा करते हुए एक दिशा सूचक बोर्ड पर सुधाकर की नज़र पड़ी, जिस पर लिखा था माधव सिंह की हवेली और पावड़ी, दूरी 500 मीटर। सुधाकर ने इस उम्मीद के साथ उस ओर बढ़ना शुरू किया कि कम से कम पानी तो मिल ही जाएगा। तभी दूर से आते किसी 4 पहिया वाहन की तेज हेडलाइट में सड़क के बीचों बीच किसी जानवर की सुर्ख लाल रंग की 2 चमकती हुई आंखें देखकर सुधाकर ठिठक गया। वो एक काफी बड़ी बिल्ली थी, तेज रोशनी में भी एकदम काली दिख रहे थे, बिल्कुल कोयले की तरह। वाहन के पास आते ही बिल्ली ने सरसरी नजरों से सुधाकर की ओर घूर कर देखा। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारे की तरह प्रतीत हो रहे थे। अपने पंजों को सड़क पर रगड़ने के बाद नुकीले दांतों को बाहर निकालकर भींचती हुई म्याऊं की तेज कुर्राहट के साथ छलांग लगाकर सड़क के उस पार कहीं ओझल हो गई। अमावस की काली रात में बिल्ली का इस तरह सामने आना कम से कम शुभ संकेत तो नहीं था, पर कुदरत के इस इशारे को नज़रअंदाज करते हुए सुधाकर ने उस हवेली की ओर जाने वाले संकरे रास्ते पर बढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसी रास्ते में उसे दिखाई दे रहे एक रोशनी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि अब मंजिल बहुत ही करीब है। रास्ते के दाईं तरफ लगे हुए पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया था सुधाकर को। उसे लगा कि शायद कोई बड़ा सा जानवर है। कदमों का रुख उस ओर मोड़ा तो पता चला कि कोई इंसान पेट के बल औंधे मुंह लेटा है। उसके लंबे मोटे चिकने बालों और वेशभूषा से ये मालूम हुआ कि वो कोई साधु है। शायद इस व्यक्ति को यहाँ की कोई जानकारी हो। ये सोचकर सुधाकर ने उसे सोया हुआ समझकर जगाने की कोशिश में अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक से वो उछलकर सुधाकर के ठीक सामने खड़ा हो गया। लंबे बालों से उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा ढका हुआ था। इस अचानक प्रतिक्रिया से कभी ना डरने वाला सुधाकर भी एकदम से घबरा गया। अभी वो कुछ समझ पाता कि उस साधु जैसे बुजुर्ग ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ठहाका लगाते हुए राक्षसी हंसी देखकर सुधाकर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक से वो चुप भी हो गया। सुधाकर ने खुद को संभालते हुए तसल्ली दी कि शायद कोई पागल है और हिम्मत बांध कर पूछा, बाबा आप कौन हैं? पानी मिलेगा यहाँ हवेली के आसपास? ये सुनते ही थोड़ी देर तो साधु ने ऊपर से नीचे तक सुधाकर को एकटक देखा, फिर अचानक से रोना चालू कर दिया और उल्टे पांव वहां मौजूद खंडरों की ओर भागने लगा। जाते जाते उसके रोने की आवाज इस सुनसान माहौल में चारों ओर गूंज रही थी। कोई नहीं बचेगा। सुधाकर अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि ये कोई पागल ही है। चलते चलते वो उसी जगह पर आ गया। बड़े से बोर्ड पर लिखा था माधव सिंह की हवेली और पावड़ी। साथ में स्पष्ट रूप से एक चेतावनी भी लिखी हुई थी, रात के समय अंदर जाना वर्जित है। ये पढ़कर मन ही मन मुस्कुराता हुआ सुधाकर बुदबुदाया, अभी तक तो ऐसी अफवाह सिर्फ भानगढ़ के बारे में ही सुनी थी, यहाँ भी बेवकूफ़ बनाया जाता है, यह आज पता चला। एक काफ़ी पुरानी और बड़ी हवेली का आंशिक रूप से खंडर में तब्दील हो चुकी इमारत। प्रवेश द्वार के पास
खंभों पर लगी सोलर लाइट के प्रकाश में साफ दिख रहे थे। पर प्रवेश द्वार के पास बने क्वार्टर गार्ड में लगा ताला बता रहा था कि इस समय कोई भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। क्वार्टर गार्ड के पास ही एक वाटर कूलर दिखा, पर पास जाने पर पता चला कि वो काफी समय से बंद पड़ा है। इतनी बड़ी हवेली में पानी की कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होगी ही। इसी उम्मीद के साथ सुधाकर आगे बढ़ा। एक लकड़ी का बना हुआ विशालकाय पुराना दरवाजा उस हवेली में दाखिल होने का एकमात्र रास्ता था। बड़ी जिज्ञासा के साथ दरवाजे को जैसे ही उसने छुआ कि चर्र की आवाज के साथ दरवाजा एकदम से खुल गया। कभी कभार अधिक साहस दिखाना भी हमें मुसीबत में डाल देता है। अंदर जाते वक्त सुधाकर ने यह सोचना भी मुनासिब नहीं समझा कि लकड़ी और लोहे के समान इतना बड़ा दरवाज़ा जो सैकड़ों साल पुराना और इतना भारी भरकम है, उसे जोर लगाए बिना ही सिर्फ छूने मात्र से खुल गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई नकारात्मक शक्ति सुधाकर की बुद्धि विवेक पर अपना अधिकार किए उसे लगातार दुस्साहस करवाते हुए अपनी ओर आने को प्रेरित कर रहे थे। अंदर काफी बड़ा एक मैदान था जिसके बाईं तरफ हवेली में जीर्ण हो चुके अवशेष थे और दाईं तरफ एक और रास्ता था जिसके करीब लगे हुए संकेत बोर्ड पर दिशा सूचक चिन्ह के साथ माधव सिंह की बावड़ी लिखा हुआ था। बावड़ी का इस्तेमाल राजपूत काल में जल के भंडार के लिए किया जाता था। इसमें कुएं की मात्रा में ज्यादा पानी का संग्रहण किया जा सकता था। इसके चारों ओर नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है जिससे जल स्तर कम होने के बाद भी पानी निकाला जा सकता था। पुराने महल और हवेलियों में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत ये बावड़ी ही हुआ करते थे। इन बावड़ियों का उपयोग युद्ध और अन्य आपातकाल में भी किया जाता रहा है। इसको ध्यान में रखकर महल के किसी गुप्त जगह को जोड़ती हुई यहाँ एक सुरंग भी बनाई जाती थी जो इन बावड़ियों में खुलते थे। पेड़ों के पत्तों से सूखे ढेर पर चलते हुए सुधाकर के पैर अचानक से रुक गए। पीछे किसी के चलने की आवाज का एहसास हो रहा था, जैसे कोई भारी भरकम इंसान या कोई जानवर बिल्कुल पीछे से चला गया हो। सुधाकर तेजी से पलटा तो सामने कुछ भी नहीं दिखा, पर एक चमगादड़ उसके बिल्कुल करीब से उड़ता हुआ गुजर गया। वैसे सुधाकर की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस डरावने माहौल में भी एक सुनसान और निर्जन हवेली में अमावस की काली रात में अकेले ही जाना अपने आप में ही बड़ी बात होती है। और फिर वो तो निश्चिंत पर्यटक की तरह सिर्फ पानी की तलाश के बहाने हवेली के पूरे तरफ से जैसे चक्कर मार रहा था। बाहर लगे सोलर बल्ब की बहुत हल्की सी रोशनी हवेली के इस भाग में पड़ रहे थे। सुधाकर को थोड़ी दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ी पुरानी बावड़ी दिखाई दी। बावड़ी में अगर पानी होगा तो वो अपनी प्यास बुझा सकता है। ये सोचकर सुधाकर को इतनी दूर इस वीरान जगह पर अपने आने का उद्देश्य पूरा होता दिखाई दिया। बावड़ी की दीवार पर बाहर की ओर एक शिलालेख पर लिखा हुआ था। उसको पढ़ने के लिए सुधाकर ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई। उस शिलालेख पर बावड़ी के बारे में कुछ जानकारियां लिखी हुई थी। उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, इसलिए सुधाकर ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। भूत प्रेत आत्माओं पर कभी विश्वास ना करने वाला सुधाकर भी इस शिलालेख पर अंकित दावे को पढ़कर जैसे चौंक सा गया। उसमें मुगलों और राजपूतों की सारी कहानियां लिखी हुई थी, पर उसका सूखा गला पानी से तर हो जाने के लिए आतुर था। सुधाकर ने बावड़ी की ओर अपनी नजरें दौड़ाई।
बावड़ी के नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रहे थे और कुछ ही नीचे बह रहा पानी भी अंधेरे में साफ दिख रहा था। गौर से सुनने पर पानी के बहने की आवाज भी इस निर्जन बावड़ी के आसपास गूंज रहे थे। सुधाकर ने अपने कदम आगे बढ़ाए और हाथ में पानी की खाली बोतल थे, पर कुछ तो अजीब था यहाँ। ऊपर से दिखने पर पानी और सुधाकर के बीच बस कुछ सीढ़ियाँ की दूरी ही दिखाई पड़ रहे थे, पर पानी मिलने की खुशी में सुधाकर ने महसूस ही नहीं किया कि वो कितने नीचे आ चुका है। काफी चलने के बाद सुधाकर पानी के बीच बिल्कुल समीप था। मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर घुटनों के बल बैठा सुधाकर बोतल में पानी डुबोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र फ्लैश की पानी में पड़ रही रोशनी पर पड़ी। पानी में सुधाकर की परछाई साफ दिखाई दे रहे थे, पर डरने वाली बात यह थी कि उसके साथ ठीक पीछे एक इंसान की भी परछाई दिख रहे थे। सुधाकर ने घबरा कर पीछे देखा, मगर कोई नहीं था, पर एक और उसका डर इंतजार कर रहा था। सुधाकर इतने नीचे आ चुका था कि ऊपर सीढ़ियों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। वापस पानी की ओर पलटा तो फिर एकदम से ठहाकों के साथ हंसने की जोरदार आवाज से बावड़ी की सारी दीवारें गूंज उठी। डर के नीचे देखा तो अपने पैरों के ठीक बगल में ही उसे कोई काला भयानक सा इंसान बैठा हुआ दिखाई दिया, जो अपनी गर्दन को घुमाकर सुधाकर की ओर घूरने लगा। ये घटना किसी भी बहादुर इंसान को डराकर उसके होश उड़ाकर रोंगटे खड़ा कर देने के लिए काफ़ी थी। चारों ओर से खौफनाक मंजर को आसपास से आते हुए घुंघरुओं और चूड़ियों की जोरदार आवाज़ ने अब और भी डरावना बना दिया था। अब जैसे सुधाकर नींद से जाग गया हो, चिल्लाते हुए दौड़कर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर भागा। अनिष्ट की आशंका और कुदरत के लगातार हो रहे इशारे अब जाकर सुधाकर की समझ में आए, पर अब देरी हो चुकी थी। चारों ओर के खौफनाक मंजर को आसपास से आते हुए घुंघरू और चूड़ियों की आवाज़ ने अब और भी डरावना बना दिया था। अभी वो 2-3 सीढ़ियां चढ़ ही पाया था कि किसी मजबूत चीज से जा टकराया। डर से फक सफ़ेद पड़ चुके चेहरे के साथ सुधाकर ने सामने देखा तो पाया कि उसकी आंखों के ठीक सामने खड़ा 6.5 फुट का एक शख्स, सफ़ेद भयानक चेहरा, आंखों से नीचे लटकती हुई रक्त रंजित पुतलियां, नुकीले दांत और हंसने की तेज आवाज के साथ सुधाकर पर टूट पड़ने के लिए उत्सुक दिख रहा था। सुधाकर की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। डर की वजह से उसका शरीर जोर से कांपा, कदम लड़खड़ाए और वो सीढ़ियों पर ही जा गिरा। सीढ़ियों पर जिंदा लाश की तरह पड़े सुधाकर को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिन बातों पर वो कभी विश्वास ही नहीं करता था, वही सब कुछ आज उसके साथ घट रहा था। एक डरावनी हॉरर फिल्म की तरह ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था। सुधाकर के शरीर में अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो खड़ा हो सके। खुद को बचाने के लिए डर से चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज़ उसके गले में निकलने से पहले ही कहीं गुम सी हो गई थी। जोर जोर से हो रहे अट्ठास चित्कार, चूड़ियों और घुंघरों की आवाज़ के साथ साथ कई महिलाओं के सामूहिक सुबक सुबक कर रोने की आवाज़ से सुधाकर के कान फट रहे थे। मगर तभी अचानक से सुधाकर को एक आवाज़ आई, सुधाकर, तुम ठीक तो है? यह आवाज़ जानी पहचानी थी। इस आवाज़ को सुनने की ही देरी थी कि सुधाकर वहीं पर बेहोश हो गया। ये चंद्रकांत था, जो व्हाट्सएप के लोकेशन को देखकर सुधाकर को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचा।
उसने जैसे तैसे सुधाकर को गोद में उठाया और उसे लेकर उस हवेली से बाहर निकला और फिर कार के पास आया। उसने सुधाकर के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर सुधाकर की आंख खुली। सुधाकर ने चंद्रकांत को पूरी बात बताई, जिस पर चंद्रकांत ने कहा, मुझे मालूम है वो हवेली भूतिया है, तुम तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं करते, इसलिए तुम चले गए उस हवेली के अंदर। वहाँ बोर्ड पर पढ़ा नहीं रात में जाना मना है। चलो अब घर चलते हैं। जिसके बाद मैकेनिक ने तुरंत ही कार बनाई और फिर वो तीनों अपने अपने घर पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।